बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अहमद रज़ा मीर, प्रिंसिपल ऑफ आरटीडी बिजनेस स्कूल। सर, परसों हमारा एमएफए का पेपर है जिसके लिए पिछले 4-5 महीने से पूरी जान लगा के आप तैयारी कर रहे थे। सर, मेरा इस स्टेज के ऊपर एमएफए के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाने के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर जो रिमेनिंग टाइम रह गया एक आध दिन, उसमें आपने किन एरियाज़ को ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपका रिविजन इफेक्टिव हो सके। और दूसरा सर, पेपर वाले दिन, पेपर से पहले और पेपर के दौरान आपने क्या क्या चीज़ें करनी हैं और किन चीज़ों से आपने इज्तनाब करना है, यानी कि नहीं करनी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सर पेपर की लेंथ के ऊपर। देखिए, एमएफए का पेपर लेंदी नहीं होता, ठीक है जी। एमएफए का पेपर ऐसा नहीं होता जिसमें टाइम एक फैक्टर बने कि जी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही, ऐसा मसला नहीं होता। हम सबको पता है कि पेपर के हमारे पास दो हिस्से, मैनेजेरियल एनालिसिस जो कि लार्जली एक थियोरेटिकल एरिया है सर, इससे तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी। आम तौर पे 4 क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने जो है 5 सवाल पूछ लिए थे। ये आम तौर पे 35 मार्क्स के करीब का एरिया होता है। सर, हमारे पास फाइनेंशियल एनालिसिस के पोर्शन में 4 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी, और ये लगभग 50 मार्क्स का एरिया होता है। फिर हमारे पास सर एमसीक्यूज आते हैं सर 15 मार्क्स से, और आम तौर पे सर इन एमसीक्यूज का ब्रेकअप ऐसे होता है कि इसमें 10 मार्क्स आते हैं फाइनेंशियल पोर्शन से और सर 5 मार्क्स आते हैं हमारे पास मैनेजेरियल पोर्शन से, ठीक है जी। तो लगभग 40 नंबर का एरिया हो गया मैनेजेरियल पार्ट और सर 60 नंबर का एरिया हो गया हमारे पास फाइनेंशियल वाला पार्ट। अब देखिए, फाइनेंशियल वाले पार्ट में आपने किन एरियाज को फोकस करना है, इसको ज़रा सा देख लीजिएगा। देखिए, फाइनेंशियल वाले पार्ट के अंदर दो हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है ना, वो 30 से 40 नंबर का है, फाइनेंशियल एनालिसिस का पहला पार्ट। उसमें सर 4 चैप्टर्स हैं, वैक, फॉरेक्स और हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट। ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट जनरली थियोरेटिकल एरिया है और ऊपर वाले 2 चैप्टर सर प्रैक्टिकल हैं। अब तक एग्जामिनर ने सिर्फ ऊपर वाले 2 चैप्टर से फुल फ्लेज सवाल पूछे और नीचे वाले 2 चैप्टर से कोई सवाल नहीं पूछा, सिवाय इसके कि एमसीक्यूज उसने टेस्ट कर लियो 3-3, 4-4 नंबर के दोनों चैप्टर से। अच्छा, मेरा सर इस दफ़ा हंच ये कि वैक के ऊपर एक मुकम्मल क्वेश्चन आएगा तकरीबन 12 से 15 मार्क्स का, और ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे ये सवाल पूछे कि जी एक ऑल इक्विटी कंपनी है, वो एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, इक्विटी से उसने पैसा रेस किया जिससे कंपनी का डिविडेंड बढ़ गया, कई चेंज हो गया। अब बताएं जी, कंपनी का नया मार्केट वैल्यू क्या है और क्या कंपनी को इस प्रोजेक्ट में जाके फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ठीक है जी। फिर इस तरह का सवाल आ सकता है कि वो आपसे ये पूछ ले, प्यारे भाई के बताएं कंपनी का इस वक्त वैक इतना इतना है, इक्विटी और डेट कंपनी के पास मौजूद है, बताएं प्रेफरेंस शेयर इशू करके कंपनी के वैक पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बताएं जी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करके कंपनी के ऊपर कंपनी के सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक तो ये सवाल वो आपसे पूछ सकता है। प्लस सर इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें और ऐड कर रहा हूँ, याद रखना भैया, इसके अंदर अल्लाह के वास्ते 2 एरियाज और देख के जाने आपने। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की जो टेक्निकल टर्म्स हैं, कन्वर्जन प्रीमियम क्या है, ठीक है जी, कन्वर्जन रेशो क्या है, इस तरह की चीज़ें देख के जाना भैया, ठीक है जी। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के ऊपर अच्छा एक तगड़ा सवाल जो मैंने क्लास में कराया हो, किताब में भी मौजूद होगा, आप देख के जा सकते हैं, उसकी कैलकुलेशंस देख लेना। दूसरा सर यील्ड कर्व देख के जाना, ये बड़ा लंबा टाइम हो गया, इसके ऊपर कोई सवाल रीजनेबल नहीं है, इस पर एक बॉन्ड की वैल्यूएशन वो आपसे करवा सकता है, ठीक है जी। वो आपसे कहे जी कंपनी का बॉन्ड है वो 3 साल में मैच्योर होने वाला है और ये हर साल के अलग अलग रेट्स हैं, भाई बता दो कि इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू क्या है। तो ये दो एरियाज देख के जाना, एक एक सवाल इस पर कर लेना। सिंकिंग फंड का एक सवाल देख लेना, बस एक सवाल, बस बहुत है, ठीक है जी। अच्छा जी, फॉरेक्स का जो चैप्टर है इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट भी है और इसके अंदर सर करेंसी का रिस्क मैनेजमेंट भी है और कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट भी है। मैं सर ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस दफ़ा इंटरेस्ट रेट और करेंसी रिस्क ये दोनों टेस्ट हो सकते हैं, कमोडिटी रिस्क भी टेस्ट हो सकता है। मे भी ऐसा सवाल आ जाए कि सर ये दोनों एरियाज उसमें टेस्ट हो जाए, और मे भी ऐसा सवाल आ जाए कि उसमें कमोडिटी और इंटरेस्ट रेट रिस्क टेस्ट हो जाए। ज़्यादा चांस इंटरेस्ट और करेंसी का है, कमोडिटी भी टेस्ट हो सकता है। मॉक का मेरा क्वेश्चन ज़रूर करना, जो मैंने आपको मॉक में दिया था उसमें तीनों चीज़ें मैंने टेस्ट करवाई हैं। और अल्लाह के वास्ते एक पेज लेके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं करेंसी में, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस, ठीक है जी, मनी मार्केट हेज, इंटरेस्ट रेट के अंदर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, और सर हमारे पास कमोडिटी में कमोडिटी फॉरवर्ड, कमोडिटी फ्यूचर्स, हर एक के ऊपर एक एक सवाल लिख के उसका मैकेनिज्म बना लेना। हार्डली आपका 1-1.5 घंटा लगेगा, पूरा आपके पास एक पेज पे आ जाएगा फॉरेक्स, बस वो देखते हुए जाइएगा, ये मोर देन इनफ है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे आमतौर पर एमसीक्यूज टेस्ट हुए। मैं आपको कहूँगा कि सर इसके अंदर इस्लामिक फाइनेंस, सर इसके अंदर जो स्पेशलाइज्ड नेचर का फाइनेंस है वो, और सर आपको एग्जामिनर ऐसा सवाल सिनेरियो दे सकता है जिसमें वो आपसे ये पूछ सकता है कि ये बताएं कि जी एक प्रोजेक्ट है
उसको इक्विटी से फाइनेंस करें या डेट से फाइनेंस करें। मैंने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे अच्छा खासे केस स्टडीज कराई हैं, तो ये एटलीस्ट 3 एरियाज आप उसमें देख लीजिएगा। अच्छा, और आप सर ये भी देख लीजिएगा कि प्योर और स्पेक्युलेटिव रिस्क के ऊपर भी मैंने एक आध केस स्टडी करवाई है, वो आप देख लीजिएगा कि सर प्योर और स्पेक्युलेटिव रिस्क किसी सिनेरियो में कैसे निकाले जाते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन दोनों में से किसी एक चैप्टर पे 5 नंबर की कोई केस स्टडी आ जाए और इन दोनों के ऊपर मुकम्मल एक सवाल आएगा, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, फिर हम नीचे जाते हैं सर सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में सर 25 से 35 नंबर है, आमतौर पे एग्जामिनर 30 नंबर पूछता है यहाँ से, और इसमें सर मेरे हिसाब से इस दफ़ा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में या तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा या सर अदर टेक्निक्स इस दफ़ा टेस्ट हो सकती है। पे बैक पीरियड है, आपका जो है वो एनपीवी है, आईआरआर है, ये तीनों एक सवाल में डाल के एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है कि बताओ उसका पे बैक पीरियड निकाल के दो, आईआरआर निकाल के दो, एनपीवी निकाल के दो। या वो आपसे सर एक नॉर्मल एनपीवी का क्वेश्चन पूछ सकता है, एसेट रिप्लेसमेंट पे भी जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। मॉक वाला सवाल जरूर देख लीजिएगा। वर्किंग कैपिटल इस दफ़ा सर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक अच्छा सवाल इस पर आएगा, और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स कैलकुलेट करवा सकता है या वर्किंग कैपिटल की साइकिल कैलकुलेट करवा सकता है। आप वर्किंग कैपिटल के अंदर जो मैंने आपको टेबल दिया था याद करने का वो देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिएगा कि वो पॉलिसीज़, वर्किंग कैपिटल फंडिंग पॉलिसीज़ और मैनेजमेंट पॉलिसीज़। फंडिंग पॉलिसीज़ कि सर हमारे पास जो परमानेंट करंट एसेट्स हैं, फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स हैं, और सर हमारे पास जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उनको किस किस तरीके से फाइनेंस किया जा सकता है, ये देख लीजिएगा। बजटिंग में भी आए सरप्राइज के तौर पे और फिर एनपीवी ना आए या वर्किंग कैपिटल ना आए, मैं बजटिंग को एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सर अगर आया तो कैश बजट टेस्ट होगा या फंक्शनल बजट्स टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है जी, ये अगर आया तो टेस्ट होगा सर। मेरा अपना स्ट्रॉन्ग हंच ये है कि शायद बजटिंग जो है वो ना आए, और अगर आया तो ये 2 चीज़ें इन्हीं में से आ सकता है। अच्छा जी, मैनेजेरियल पार्ट देखिए, ये 4 चैप्टर्स हैं मेरे बच्चों, इन्हीं 4 चैप्टर से जनरली सवाल उठ के आते हैं। लास्ट अटेम्प्ट में कॉम्पिटेटिव फोर्सेज से बहुत कम टेस्टिंग हुई है, तो इस दफ़ा पोर्टरफाइव फोर्सेज, बीसीजी मैट्रिक्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सेगमेंटेशन, ये देख के जाइएगा। इसमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर सवाल आ सकता है, मैं भी दोनों पे आ जाए, मैं भी 2 टॉपिक्स पे आ जाए। इंटरनल एनालिसिस में स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी एक एरिया है जिस पे सवाल बन सकता है, मैंने केस स्टडीज करवाई भी हैं आपको। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एंड केपीआईज में जॉनसन एंड स्कॉल्स मॉडल देख लीजिएगा, और एटलीस्ट ये देख लीजिएगा कि इन दोनों में फर्क क्या है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या, केपीआई क्या, इसको जरा देख लीजिएगा। वैल्यू चेन, मैंने मॉक में भी सवाल दिया है, जरूर देख लीजिएगा। वैल्यू चेन आसान है, एक दफा आपने प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज पढ़ ली तो खत्म। अच्छा, फिर भाई वैल्यू कैसे क्रिएट हो सकती है, कॉस्ट लीडरशिप क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, वैल्यू कितने तरीके से, परसीव्ड वैल्यू क्रिएशन क्या है, ये सारी चीजें ना एक केस स्टडीज के अंदर मैंने करवाई हुई आखिर में, ये जरूर देख लीजिएगा मेरे बच्चों। ठीक है जी। सर फिर मेरे पास एथिकल डिसीजन मेकिंग में इस दफा मेरे हिसाब से AAA का नंबर है, क्योंकि एथिकल डिसीजन मेकिंग पे आमतौर पे 6-7 नंबर का सवाल आता है, तो उस पर सारे स्टेप्स नहीं पूछ सकता हो, तो मे बी वो इस तरह का सवाल बनाए कि कोई 3 स्टेप्स बता दें जी, फर्स्ट 3 बता दें, या स्टेप 1, 6 और 7 बता दें, या 1, 4, 5 बता दें। ठीक है जी। और फिर बेनिफिट्स ऑफ एथिक्स पूछी जा सकती हैं कि जी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एथिकल है तो बताएं सर, कस्टमर्स, अगर उसके कस्टमर्स उसको कैसे देखेंगे, सप्लायर्स कैसे देखेंगे। अब 4 हेडिंग्स की सर एक जो है वो किताब के अंदर एक समरी दी हुई कि एथिक्स का बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है, वो देख लीजिएगा मेरे बच्चों। आईटी से मैं सिर्फ 3 एरियाज आपको बता रहा हूँ। आईटी के इम्पैक्ट्स क्या है सर बिजनेस पे, सर मेरे पास आउटसोर्सिंग है, डी लेयरिंग है, इस तरह की 4-5 हेडिंग्स है, वो देख लीजिएगा। सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो है सर, हमारे पास एक्सपर्ट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसेसिंग सिस्टम है, ये जो 5-6 सिस्टम्स है ये देख लीजिएगा, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये देख लीजिएगा। और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के 3 पेजेस जो शुरू गए ये आप देख लीजिएगा। ये है पूरा का पूरा कोर्स का वो एरिया जो मैं समझता हूं सर आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। एक दफा भी आपने नजरों के सामने से गुजार लिया, इट वुड बी मोर देन इनफ। ठीक है जी। अब सर मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूं, इसको बगौर सुनिएगा सर।